मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं और आज मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैंने राज्य व्यवस्था को स्टार्ट किया था। हमने पिछले क्लास के अंदर जो राज्य के जो तत्व होते हैं कि भाई राज्य किन किन चीज़ों से मिलकर बन सकता है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और इस क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी कंट्री के अंदर जो शासन होता है तो उस शासन के क्या क्या ऑर्गन हो सकते हैं, क्या क्या अंग हो सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद मैं आपको संविधान स्टार्ट करवाऊंगा। पहले हम पूरे वर्ल्ड की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में संविधान स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास से शायद तक संविधान स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं अगली क्लास में संविधान का जो निर्माण है वो शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर थोड़ा सा शासन की बात कर लेते हैं। देखो, कोई भी अगर कंट्री है मेरे दोस्त, कोई भी अगर कंट्री है उसके अंदर सरकार आ जाए, कोई भी कंट्री के अंदर अगर सरकार आ जाए, जैसे कोई भी कंट्री के अंदर अगर सरकार हो, अगर हमने सरकार बना ली, जैसे हमारा भारत है, भारत में पहले राज्य व्यवस्था थी लगभग 200 सालों के अंतराल के अंदर, 200 सालों के अंतराल के अंदर यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ था। भारत के अंदर 200 सालों के अंतराल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते 200 सालों में यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ था। एक साथ नहीं हुआ था कि बस संविधान बन गया बस लोकतंत्र, ऐसा नहीं हुआ। 200 सालों की मेहनत है, उसके आधार पर हमारे यहाँ आज लोकतंत्र है। हमारे पास सरकार है, हमारे पास नियम है, कानून है, सब कुछ है। ये 200 साल में हुआ है, इसका विकास हुआ है। जो विकास कैसे हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहली बात ये आती है कि कहीं भी अगर सरकार आ जाए, कहीं भी मान लो कोई भी कंट्री है उसमें सरकार हमने स्थापित कर ली, हमने सरकार बना के रख दी। ठीक है, तो सरकार बना तो दी हमने कि भाई ये सरकार है। सरकार के सामने 3 मुख्य चुनौतियां आ जाती है। सरकार, मान लो किसी कंट्री में हमने सर्वप्रथम सरकार बनाई, मान लो इंडिया में हमने सर्वप्रथम सरकार बना दी, तो सरकार बनाने के बाद में मुख्य 3 चुनौतियां आ जाती है। सरकार के सामने मुख्यतः 3 चुनौतियां आ जाती है। पहली चुनौती ये आती है कि कानून बनाने की चुनौती। देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, मैं डिटेल से बता रहा हूँ। कोई भी कंट्री में अगर नई रूप से अगर कहीं सरकार स्थापित कर रहे हैं ना, सरकार को नया, यानी पहले वहाँ राजतंत्र था, राजतंत्र से अगर लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं और वहाँ अगर सरकार बना रहे हैं, तो पहली चुनौती तो ये आती है कि कानून बनाने की चुनौती, कि कानून कैसे बनाया जाए, कंट्री के अंदर कानून कैसे बनाया जाए। जैसे हमारी भारत को ही ले लो, तो भारत के सामने पहली चुनौती तो यही थी कि कानून बनाए कैसे। और दूसरी चुनौती ये आ जाती है, कानून को लागू कैसे करें। कानून को लागू कैसे करें, ऐसा लिख लो, लागू करने की चुनौती। यानी पहली ये चुनौती आती है कि कानून बनाए कैसे। दूसरी चुनौती आ गई, मान लो कानून बन गया तो उसे लोगों पर कैसे लगाएं, क्योंकि जनसंख्या 2-3 थोड़ी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। भारत की इतनी जनसंख्या पर कानून को लगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर सरकार बन गई है ना, तो पहली तो चुनौती ये होगी कि भाई कानून बनाए किसे।
दूसरी चुनौती ये आ जाती है, अगर कानून बना लिया है तो उसको कानून को जनता पर थोपें कैसे, लगाएं कैसे, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये काम आसान थोड़ी होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। तीसरी चुनौती है, अगर कानून को लागू भी कर दिया तो कई लोगों के झगड़े होने लग जाते हैं, लागू करने पर झगड़े भी होने लग जाते हैं। यानी जो कानून है, कानून में विवादों को समाधान करने की चुनौती, ये 3 चुनौतियां होती है। ये 3 चुनौती होती है। देखो, किसी भी सरकार के सामने पहली चुनौती तो ये आती है कि कानून बनाए कैसे। दूसरी चुनौती ये आती है कि अगर कानून बन गया तो कानून को लागू कैसे करें। तीसरी चुनौती ये आती है, अगर कानून को लागू कर दिया तो झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उन विवादों को निपटाएं कैसे। ये 3 चुनौतियां होती है किसी भी सरकार के समक्ष। अब इन 3 चुनौतियों का निवारण करना है हमें। तो जब भी सरकार, किसी कंट्री के अंदर सरकार को निर्मित किया जाता है तो ये तीनों चुनौतियों का समाधान करना पड़ता है। 2 मिनट। इन तीनों चुनौतियों का समाधान करना पड़ता है। तो जब पहले सर्वप्रथम विश्व में जब ये सरकार बनी थी तो ये 3 चुनौतियां थी। तो इन 3 चुनौतियों के, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पहले तो ये बात सुनो, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। यानी कहीं भी, चाहे कौन सी भी कंट्री में अगर सरकार हो तो ये 3 चुनौतियां तो होती है। और इन तीनों चुनौतियों के समाधान के लिए उसने सोचा, जो बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि तीनों के लिए अगर हम अलग अलग संस्थाएं बना दें तो वो संस्थाएं तीनों पर काम कर लगी। यानी अगर हम तीनों के लिए अगर अलग अलग संस्थाएं बना दें तो वह संस्थाएं इन तीनों चीजों पर काम कर लेगी और काम सही ढंग से हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि कानून बनाने की चुनौती थी, उसके लिए अलग संस्था बना दी। कानून को लागू करने की चुनौती थी, उसके लिए अलग संस्था बना दी। और कानून में विवादों का जो समाधान करने के लिए एक अलग संस्था बना दी। यानी संस्था कितनी हो गई? 3। और सरकार के भाग कितने कर दिए? 3। इस प्रकार से 3 भाग कर दिए। वो कौन कौन से भाग किए ये हम इसके बाद जानेंगे। ये आप नोट करो कि कानून बनाने की चुनौती, कानून को लागू करने की चुनौती और कानून में विवादों का समाधान करने की चुनौती। ये एक बार नोट करो, मैं आगे बताता हूं। अब देखो दोस्तों, जो सरकार है तो सरकार के सर्वप्रथम 3 अंग कर दिए गए। सरकार के सर्वप्रथम 3 अंग कर दिए गए। वह 3 अंग कौन कौन से किए, ध्यान से सुनो। अब देखो दोस्तों, तो इस प्रकार जो चुनौतियां थी उसका समाधान के लिए 3 संस्थाएं बना दी। तो देखो, तो सरकार को 3 टुकड़ों में बांट दिया। सरकार को 3 टुकड़ों में बांट दिया। ध्यान से सुनो। पहले को बोलते हैं विधायिका, दूसरे को बोलते हैं कार्यपालिका और तीसरे को बोलते हैं न्यायपालिका। अब ध्यान से सुनो दोस्त, मैंने थोड़ी देर पहले 3 चुनौतियां बताई थी। उसके आधार पर हमने विधायिका बना ली, उसके आधार पर मैंने कार्यपालिका बना ली, उसके आधार पर मैंने न्यायिका बना ली। विधायिका मतलब होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी,
जुडिशरी, ठीक है। विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, ये 3 संस्थाएं बना दी। यानी ये 3 संस्थाओं का क्या काम दे दिया। जैसे विधायिका है, विधायिका का काम था कि कानून को बनाना, यानी कानून को बनाना। विधायिका का क्या काम था कि कानून को बनाना। अब कार्यपालिका का काम दे दिया कानून के अनुसार शासन करना, कानून के अनुसार शासन करना। और न्यायपालिका का काम यह दे दिया कि कानूनों में विवादों का समाधान। अब ध्यान से सुनो, मैंने 3 चुनौतियां यही तो बताई थी, कानून को बनाना, कानून के अनुसार शासन और कानून में विवादों का समाधान। तो इन तीनों चुनौतियों के समाधान के लिए 3 संस्थाएं बना दी गई। पहले के लिए विधायिका बन गई, दूसरे के लिए कार्यपालिका बन गई, तीसरे के लिए न्यायपालिका बन गई। इस प्रकार से सरकार के 3 भाग बना दिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है, आपके दिमाग में शायद ये आ रहा है कि सर ये तो इंडिया में है। नहीं दोस्त, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, सारी जगह है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अमेरिका में जाके देख लो, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, जितनी भी कंट्रियाँ हैं लगभग सारों में मिल जाएंगी। ये चीज़ें लगभग सारे देश में मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर होती है। जैसे यहाँ अगर इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसी प्रकार अमेरिका में भी है। नाम उसके चेंज है लेकिन संस्था है। संस्था अमेरिका में भी है, जितनी भी कंट्री हैं वहाँ भी है, लेकिन कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जिसमें उसमें कुछ अलग प्रकार से नियम है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब एक बार इसको देख लो, ये क्या है। अब देखो मेरे दोस्त, मैंने बात करी विधायिका की, तो विधायिका जो होती है, विधायिका ध्यान से सुनिए, विधायिका को हमने माना है सरकार का प्रथम अंग। क्या माना है? सरकार का प्रथम अंग। ये ध्यान रखना, ये सरकार का प्रथम अंग है और ये सरकार का दूसरा अंग है और ये सरकार का तीसरा अंग है। और कभी कभी बात कर ली जाती है कि सरकार का चौथा अंग कौन सा है, तो सरकार का चौथा अंग मीडिया होती है। सरकार का चौथा अंग क्या होती है? मीडिया होती है। तो इसे पहला अंग माना गया है, कार्यपालिका को सरकार का दूसरा अंग माना गया है, न्यायपालिका को सरकार का तीसरा अंग माना गया है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं विधायिका को थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूँ, कार्यपालिका को थोड़ा डिटेल से बताऊंगा और न्यायपालिका को थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। ये एक बार नोट कर लो। अब देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विधायिका यानी लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका लेजिस्लेचर। अब ध्यान से सुनो, विधायिका लेजिस्लेचर होती क्या है ये मैंने सामान्य तौर पर आपको बता दिया है। अब ध्यान से सुनो, इसका अगर दूसरा नाम बोले तो इसको विधायिका को व्यवस्थापिका भी बोलती हैं। विधायिका को व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। और मैंने ये भी आपको बता दिया है कि ये क्या है? प्रथम अंग है। सरकार का प्रथम अंग होता है। सरकार का प्रथम अंग क्या होता है? लेजिस्लेचर। अब देखो, अब
विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, कानून बनाना, ये काम होता है। अब ध्यान से सुनो, विधायिका का काम ये होता है कि कानून बनाए, ये प्रथम अंग है, व्यवस्थापिका भी बोलती हैं काम ये होता है कि कानून बनाए। अब ध्यान से सुनो, तो कानून बनाए, पर कानून बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए। कानून बनाने के लिए कौन चाहिए? व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति कहां से लाए? व्यक्ति बिना कानून कैसे बनेंगे? तो ये सिस्टम ये रखा गया कि अगर कानून बनाना है व्यक्ति चाहिए, तो व्यक्ति हम जो कंट्री है, कंट्री से व्यक्ति को चुने। अब ध्यान से सुनो, अब क्या किया कि भाई अलग अलग क्षेत्र बना दिए गए कि इस क्षेत्र में चुनाव हो, अलग अलग क्षेत्र बना के कि चुनावों से जीत जीत के व्यक्तियों को चुने। ध्यान से सुनो, अगर हम यहाँ पर चुनाव करा दें और एक व्यक्ति को हम चयनित करके वहां पर भेज दें, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक व्यक्ति को चयनित करके वहां भेज दें, आप ये श्योर हो गया कि ये इस व्यक्ति को ज्ञान है? नहीं है ना श्योर? जनता जिस व्यक्ति को चयनित करे, क्या उस व्यक्ति में ज्ञान हो? ये बात हो सकती है। हाँ, मान सकते हैं कि हाँ उसमें ज्ञान हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसमें ज्ञान न हो। जैसे एक एग्जाम्पल मानो, कोई भी संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? संसदीय क्षेत्र का मतलब होता है कोई क्षेत्र से चुनकर एक विधायिका के अंदर एक आदमी को भेजना है। ऐसा क्षेत्र जहां पर चुनाव होके एक आदमी जीत के विधायिका के अंदर बैठेगा। क्लियर बात? लेकिन जो व्यक्ति हमने चुना है उस व्यक्ति में ज्ञान हो, वह कानून बनाने के लायक हो, यह बात जरूरी है क्या? जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहां की जनता ने एक व्यक्ति चुना है, एक व्यक्ति चुन लिया है, यहां की जनता ने एक व्यक्ति चुन लिया है और वह एक व्यक्ति विधायिका में चला गया है। ध्यान से सुनना मेरी बात, विधायिका में चला गया है। ये विधायिका है, ये विधानसभा संसदीय क्षेत्र है। यहां से हमने एक व्यक्ति को चुना और उसको विधायिका में भेज दिया। ये जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति कानून बनाने के लायक है, ये जरूरी नहीं है ना जरूरी। ये जरूरी थोड़ी है कि वह व्यक्ति कानून बनाने। इसके समाधान के लिए विधायिका के दो टुकड़े कर दिए गए कि एक टुकड़ा तो आपके हाथों में है, कि एक टुकड़ा जनता के हाथ में, कि जनता अपने व्यक्ति को चुनकर यहां भेजे और वह व्यक्ति कानून बनाए। और दूसरा टुकड़ा क्या काम करेगा कि जो भारत के अंदर जो ज्ञानी लोग हैं, जो कानून बनाने के लायक है, उनको हम चुनेंगे और हम भेजेंगे। ज्ञानियों के लिए ज्ञानियों की संस्था बना दी गई। तो इसके दो पार्ट, ये बात समझ में आ गई है ना आपके? यानी अगर भारत का एग्जांपल लेके चलें, ये तो भारत के अंदर अगर लोकसभा देखें तो लोकसभा से सारे लोग जीत कर आते हैं और विधानसभा यहां पर विधायिका के अंदर बैठते हैं। और राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में चुने जाते हैं 2 मिनट। एक बार ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैंने जिस प्रकार समझाया उसके आधार पर इसके 2 सदन कर दिए जाते हैं। कितने सदन हो जाते हैं? 2 सदन। और वह सदन क्यों किए ये मैंने आपको बता दिया। 2 सदन हो जाते हैं। पहला सदन ये हो जाता है, अगर हम इंडिया को लेकर चलें, पहले मैं भारत को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ठीक है, भारत को लेके चल रहे हैं ताकि आपके समझ में आए। तो भारत में देखें तो पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अब ध्यान से सुनो, पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ये विधायिका के सदन हो गए, ठीक है।
अब मैंने बता दिया है कि ये चीजें क्या है। यानी लोकसभा का मतलब होता है लोकसभा, लोगों की सभा। यानी भारत के अंदर जितने संसदीय क्षेत्र है, भारत के अंदर जितने संसदीय क्षेत्र है, उन संसदीय क्षेत्रों से लोग अपने अपने उम्मीदवारों को चुन चुन कर, उसे जिता जिता कर यहां लोकसभा के अंदर भेजते हैं। ठीक है, लोकसभा के अंदर भेजते हैं। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जनता द्वारा चयनित। यानी मान लो हमारे यहां अगर संसदीय क्षेत्र होते तो चूरू है, तो चूरू के अंदर जैसे देखें जितने भी लोग हैं वो एक व्यक्ति को एमपी बनाकर विधानसभा में विधायिका में भेजते हैं, अर्थात लोकसभा के अंदर भेजते हैं। यानी लोकसभा के अंदर एक व्यक्ति को यहां पर कानून बनाने के लिए भेजते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं होता कि उस व्यक्ति में थोड़ा ज्ञान हो, तो उस ज्ञान को करने के लिए एक राज्यसभा बनाई गई। इसमें ज्ञानी बैठेंगे, और वह ज्ञानी को कौन चुनता है? ज्ञानी को या तो हम चयनित कर लें, सीधे सरकार होती है वह चयन कर लेती है कि इसमें ज्ञान है तो इसे उठा लो, पहली कारण ये होता है। और दूसरा चयनित करने का ये होता है, जैसे किसी भी राज्य की विधानसभाएं होती है, विधानसभा में जो विधायक होते हैं वह विधायक एक थोड़े कुछ व्यक्तियों को, जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी व्यक्तियों को वहां पर विधायिका में भेज देते हैं, विधायिका के अंदर भेज देते हैं, राष्ट्रीय विधायिका के अंदर भेज देती है, अर्थात राज्यसभा के अंदर भेज देते हैं। तो ये किया हुआ प्रांतों द्वारा चयनित, प्रांतों द्वारा चयनित, ये बात समझ में आई गया। तो विधायिका यानी कानून बनाने का काम लोकसभा और राज्यसभा दो पार्ट कर दिए। लोकसभा जनता के द्वारा सीधे चयनित होंगे बंदे और लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में प्रांतों द्वारा चयनित होंगे। जैसे अगर राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200, विधानसभा की सीटें 200 है, मतलब 200 व्यक्ति विधानसभा जयपुर के अंदर बैठेंगे। ठीक है, अब जयपुर के अंदर बैठेंगे तो उन 200 में से राज्यसभा की सीटें 10, उन 200 में से 10 व्यक्ति जो ज्ञानी हो, उस ज्ञानी व्यक्तियों को राज्यसभा के अंदर बिठाया जाता है, उनको राज्यसभा के अंदर बिठाया जाता है। बात आती है सर उनमें ज्ञान कैसे आया? तो जो दोस्त होते हैं वो तो कुछ ना कुछ जानकारी होती है उसमें, तो वो जिस व्यक्ति को चुनेंगे वो तो सही होगा, इसलिए राज्यसभा प्रांतों द्वारा चयनित होता है। अब ध्यान दें, तो यहाँ कुछ आपको ऐसे ज्यादा दिख रहा है ना, जैसे यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, तो इस कारण इसको बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन, और इस सदन को बोलते हैं निम्न सदन। अब देखो, जो ज्ञानी होता है उसकी उम्र भी तो ज्यादा होती है, ज्ञानी की तो उम्र ज्यादा होती है, यानी इसकी राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, ताकि इसमें ज्ञान ज्यादा हो, और ये तो लोगों के द्वारा चयनित है तो इसकी 25 वर्ष। ये बात भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा जनता के द्वारा चयनित होता है और एक निम्न सदन है, क्योंकि उम्र भी कम है, ज्ञान भी कम है, तो निम्न सदन हो गया। राज्यसभा 30 वर्ष होती है, प्रांतों द्वारा चयनित होता है, और एक उच्च सदन है क्योंकि उम्र भी ज़्यादा है और ज्ञान भी ज़्यादा है। ये एक बार नोट करो, फिर मैं आपको एक बार और एक देख लो। अगर भारत की बात करें, राज्यसभा है और राज्यसभा है और लोकसभा है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी इसी प्रकार होता है, लोकसभा की जगह विधानसभा होता है और राज्यसभा की जगह विधान परिषद होता है, इसी प्रकार राज्यों के अंदर होता है। ये एक बार नोट करो। अब देखो एग्जीक्यूटिव, देखो
कार्यपालिका। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। अब देखो कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों। कार्यपालिका मतलब होती है कि विधायिका ने कानून बना दिया, कानून बना के रख दिया, तो उस कानून को जनता में स्थापित करना, उस कानून को जनता में लागू करना, वो काम होता है कार्यपालिका का। अब देखो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कार्यपालिका है वह संसदीय कार्यपालिका है, ठीक है। अब अलग अलग देशों में अलग अलग कार्यपालिकाएं, विधायिका की अगर बात करें ना तो 2 सदन है, वह सारी जगह 2 सदन ही रहते हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ 2 सदन सारी जगह है। कहीं 1 सदन है तो कहीं 2 सदन है, पर सदन मिल जाएंगे आपको। लेकिन कार्यपालिका की अगर बात करें तो अलग अलग कंट्री के अंदर कार्यपालिकाएं जो काम कर रही है वह अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। जैसे अगर अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के अंदर अध्यक्षीय कार्यपालिका है। भारत की अगर बात करें तो भारत में संसदीय कार्यपालिका है। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका काम कर रही है। स्विट्जरलैंड की का बात करें तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका काम कर रही है। यानी विधायिका तो सभी जगह सेम होती है, लेकिन कार्यपालिका है वह अलग अलग कंट्री में अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से कार्यपालिका बनाई गई है। ध्यान से सुने। सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या होती है? अध्यक्षीय कार्यपालिका का मतलब यह होता है कि जो कार्यपालिका होती है उसको जनता डायरेक्ट चुन ले, जनता डायरेक्ट वोट करके अपनी कार्यपालिका चुन ले। ये तो होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका की दोस्त अगर मैं बात करूं, संसदीय कार्यपालिका का मतलब होता है जो विधायिका होती है उसमें से कुछ बंदे होते हैं वह कार्यपालिका का काम करने लग जाते हैं। समझ? जो दोहरी कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है दोनों अध्यक्षात्मक भी और संसदात्मक भी दोनों तरीके से अगर काम करे तो वह दोहरी कार्यपालिका। फ्रांस में है, अभी फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका है। सुनो, पहले डिटेल से देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे हम। देखो पहली अगर मैं बात करूं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति जो होता है उसको जनता ही चुन लेती है डायरेक्ट। अमेरिका के अंदर वोट लगते हैं राष्ट्रपति के, डायरेक्ट वोट लगते हैं। ऐसे नहीं कि हमने राष्ट्रपति, जैसे हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ डायरेक्ट वोट राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। जो जनता होती है वह राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट नहीं देती। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, एग्जाम्पल अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, जनता राष्ट्रपति को वोट देती है। ट्रम्प है उसको ना डायरेक्ट वोट दिए गए हैं, यानी जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट करती है, तो वह होती है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे हम बात कर लें अमेरिका की, अमेरिका में यह सिस्टम लागू है, तो यह होती है हमारी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ दोस्त, तो हमारी आ जाती है संसदीय कार्यपालिका। अब अगर 2 नंबर बात कर लें तो 2 नंबर आदमी आ जाती है संसदीय
कार्यपालिका। अब देखो संसदीय कार्यपालिका क्या होती है, यानी संसदीय यानी संसद के द्वारा बनी हुई। अब देखो संसदीय कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैंने समझा तो दिया है आपको। जैसे एक होती है विधायिका, और एक होती है हमारी ये कार्यपालिका। एक होती है विधायिका और एक होती है कार्यपालिका। अगर कार्यपालिका से कुछ बंदे यहाँ चल के यहाँ अपना विधायिका से कुछ बंदे यहाँ जाकर कार्यपालिका का निर्माण करना शुरू कर दे, यानी क्या मतलब हुआ, विधायिका और कार्यपालिका के अंदर दोनों में जुड़ाव हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं, जब विधायिका और कार्यपालिका में जुड़ाव हो ना, उस जुड़ाव को इस संसदीय व्यवस्था कहते हैं। कहीं भी हमारे भारतीय संविधान ये कहता है हमारी ये व्यवस्था संसदीय है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ की जो विधायिका है, यहाँ की जो कार्यपालिका है, उन दोनों के अंदर जुड़ाव है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है। वो आगे बताऊंगा। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है दोस्तों न्यायपालिका। विधायिका से कुछ बंदे कार्यपालिका में चले गए। अब बात आती है कि सर ऐसे कैसे चले जाएं, सर ऐसे कैसे चले जाएं, कोई कहेगा मैं जाऊंगा, कोई कहेगा मैं जाऊंगा, कोई कहेगा मैं जाऊंगा, सब तो ऐसे जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, सबने अपने अपने व्यक्ति को चुनकर भेजा है, ठीक है। 545 व्यक्ति यहां पर पहुंचे, ठीक है। अब उनमें से, उन व्यक्तियों में से जिस पार्टी की सीटें ज्यादा हो जाए, जिस पार्टी के व्यक्ति ज्यादा जीत जाए, यानी 50% से 50% प्लस 1 वोट जिसे मिल जाए या सीटें जिसे मिल जाए, उसे बोलते हैं उसे बहुमत मिल गया। और जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है वो पार्टी अपने व्यक्तियों को यहाँ कार्यपालिका के अंदर भेजती है, अपने व्यक्तियों को कार्यपालिका में भेजती है, और कार्यपालिका में भेजकर एक मंत्रिमंडल बनाती है। उसको हम सामान्य जो यहाँ से यहाँ पर आते हैं उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल, और उस मंत्रिमंडल का एक मुखिया होता है जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री। राज्यों की बात करें तो राज्य में उसे मुख्यमंत्री बोलते हैं। समझ में आ गई बात है। यानी जो विधायिका होती है, विधायिका से कुछ बंदे यहाँ पर चले जाते हैं कार्यपालिका के अंदर, तो इन दोनों में जो जुड़ाव है उसी बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। और जो जाते हैं वह बहुमत प्राप्त जो पार्टी होती है, उस पार्टी के व्यक्ति यहाँ पर कुछ जाते हैं, और जो जाते हैं उनको मंत्रिमंडल बोलते हैं। उसे अलग अलग विभाग दे दिए जाते हैं, और इसका जो मुख्य होता है उसे कंट्री के अंदर प्रधानमंत्री और राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बोलते हैं। समझ में आ गई चीज। और जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, वह न तो विधायिका से मतलब रखती न कार्यपालिका, स्वतंत्र है। यह अपने जो निर्णय है वह स्वतंत्र रूप से लेती है। स्वतंत्र न्यायपालिका और संसदीय व्यवस्था मतलब इन दोनों में गठजोड़। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब है दोनों में ये भारत के अंदर है, और आई कहां से है? आई कहां से है? इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में भी है। आई कहां से है? इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में भी है और भारत में भी है। और जो बनते हैं कार्यपालिका उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। जो चुन के जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। तो ये नोट कर लो। तो ये थी संसदीय कार्यपालिका जो भारत और इंग्लैंड के अंदर है। अब देखो हम तीसरी की बात करते हैं। तीसरी मैंने क्या बताई थी? 3 नंबर मैंने बताई थी कि दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? दोहरी कार्यपालिका का दोस्त मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, कि वहां पर जैसे फ्रांस है, जैसे
फ्रांस में ये व्यवस्था दोहरी कार्यपालिका है। फ्रांस के अंदर दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है, दोहरी कार्यपालिका का, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया के अंदर कार्यपालिका दोहरी नहीं है। सर दोहरी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो कानून बनाना भी उसी का काम है और कानून को लागू करना भी उसी का काम है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें दोहरी व्यवस्था है, इसमें जो अधिकार राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, इन दोनों के अंदर शक्तियां बांट दी जाती है। आधा अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, आधा अधिकार राष्ट्रपति का होता है, लेकिन और कहीं पर ऐसा नहीं होता। यानी कुछ अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं, वह प्रधानमंत्री को दिए नहीं गए, और कुछ अधिकार प्रधानमंत्री को है, वह राष्ट्रपति को नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अध्यक्षात्मक होता है। राष्ट्रपति का यहाँ जो चुनाव होता है वह अध्यक्षात्मक पद्धति से होता है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव संसदीय होता है, संसदीय व्यवस्था से होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव भारत की तरह संसदीय से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अध्यक्षात्मक होता है। फ्रांस में है, वहाँ दोहरी कार्यपालिका है। तो इसको अब देखो आगे, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो बहुल कार्यपालिका क्या होती है। बहुल कार्यपालिका ये एक ही जगह है, बहुल कार्यपालिका। अब देखो ये एक ही जगह स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों के अंदर है। ये क्या कहती है, बहुल कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड में अंदर क्या व्यवस्था है कि 7 व्यक्ति चुने जाते हैं, 7 व्यक्ति होते हैं। वह 7 व्यक्ति को बराबर अधिकार होता है। इसका जो मुख्य होता है उसकी चलती नहीं है। 7 में एक मुख्य होता है लेकिन उसकी चलती नहीं है। 7 को बराबर अधिकार दिए गए हैं। जैसे एक व्यक्ति कर सकता है, जैसे वह 7 व्यक्ति कर सकते हैं। यानी वह होता है बहुल कार्यपालिका। 7 व्यक्तियों का एक समूह होता है, वह समूह राज करता है। जैसे स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या भी कम है और क्षेत्रफल ठीक ठाक है, इसलिए वहाँ यहाँ पर बहुल कार्यपालिका का निर्माण किया गया है। तो ये हमारी कार्यपालिका है। और अब मैं बताऊंगा न्यायपालिका, इसे नोट करो। अब देख लो न्यायपालिका भी देख लो, जुडिशरी और देख लो। अब जुडिशरी क्या होती है, जैसे हमने विधायिका पढ़ ली, कानून भी बना लिए और कानून को लागू भी कर लिया। न्यायपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या होती है, न्याय देने की संस्था होती है। यानी कानून बनाने में, कानून को लागू करने में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, विवादों के समाधान के लिए संस्था बनाई जाती है और उस संस्था को क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, और उसके नीचे राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय होता है। इसका जो जज होता है उसे बोलते हैं CJI, ठीक है। तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंदर होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से हमने ये तीनों भाग, तीनों हिस्से पढ़ लिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब थोड़ा सा हिस्सा लोकतंत्र और बता देता हूँ आपको, लोकतंत्र और क्या होता है। तो इसको एक बार देख लो, मैं लोकतंत्र और बताता हूँ। कुछ को ये पता नहीं है। देखो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्या नॉलेज हो जाए।
नॉलेज होने के बाद में मैं संविधान स्टार्ट करूँ ना तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, इसलिए मैं ये शॉर्ट बातें बता रहा हूँ। अब लोकतंत्र की डेमोक्रेसी जो होती है उसमें कईयों के दिक्कत होती है, तो ये ध्यान लो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का ही तंत्र, लोकतंत्र यानी लोगों का ही तंत्र, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, लोगों का ही तंत्र यानी लोग कितने तक अपनी मतलब अपनी चला सकते हैं, वो होता है लोकतंत्र। जैसे लोकतंत्र दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी लोग अपनी किस किस प्रकार से चला सकते हैं, यानी लोगों का तंत्र किस किस प्रकार से हो सकता है, वह बात कर रहा हूं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि अगर कोई विधेयक आए, अब विधेयक क्या होता है सर? विधेयक का मतलब होता है कच्चा कानून, जो कानून बना नहीं हो, लिखा पढ़ी में हो, वह होता है विधेयक। और जब वह पारित हो जाता है तो उसके बाद में कानून बनता है। कानून से पहले कच्चा जो कानून होता है उसे बोलते हैं विधेयक। तो अगर कोई भी विधेयक पर, जब विधेयक पर जनता मत दे, उसे बोलते हैं जनमत, जनता मत दे, तो वहां उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अगर विधेयक पर निधि मत दे, तो वह होता है अप्रत्यक्ष। ध्यान से सुनो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है अगर विधेयक पर जनता मत दे रही है तो वह होता है प्रत्यक्ष मत। अब देखो प्रत्यक्ष क्या होता है, यानी जनता क्या करती है, कोई भी विधेयक है तो सारी जनता को कह देती है भाई आप देख लो ये हमारा ये है विधेयक है और आप वोट दे दो, और अगर आप जितने ज़्यादा वोट दोगे तो हम इसको कानून बना देंगे। यह व्यवस्था लागू है स्विट्जरलैंड में। यह व्यवस्था लागू है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसलिए लागू है क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है, तो सारी जनसंख्या को कह दिया जाता है ये विधेयक है, विधेयक पर वोट दे दो, जनमत दे दिया जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, लोग एक व्यक्ति को चुनकर आगे भेजते हैं और वह एक व्यक्ति विधेयक पर मत देता है, यानी प्रतिनिधि भेजते हैं। हम यहां से प्रतिनिधि भेजते हैं, वह प्रतिनिधि मत करे तो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे हमारा भारत है, भारत में हम MP MLA यानी सांसद और विधायक को विधानसभा में भेजते हैं, सांसद को लोकसभा में भेजते हैं, और वे जो लोग हैं वे क्या करते हैं, विधेयक पर मत करते हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो भारत का, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो भारत का, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। यानी अगर हम भारत की बात करें, सर भारत में ये है क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में ग्राम सभा में है, क्योंकि ग्राम सभा के अंदर प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष नहीं होता, जनता को ग्राम में पंचायत के अंदर बुला लिया जाता है और डायरेक्ट जनमत दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत के अंदर ग्राम सभा के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, देश के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होता है लोकतंत्र। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसी प्रकार मैं आगे से पढ़ाऊंगा। पूरी क्लास देखने के लिए आपका थैंक यू, और एक लाइक बनता है।